गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी को सुप्रभात। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 5 जैव परक्रम। और जैव परक्रम में हमने पोषण को पढ़ा, इसके अलावा मानव में पाचन को पढ़ा। आज की इस क्लास के माध्यम से हम मानव श्वसन तंत्र को पढ़ने वाले हैं, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका साथियों वो है मानव श्वसन तंत्र। दोस्तों, श्वसन की हम बात करें तो श्वसन किसे कहते हैं? तो जीवों के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। यानी कि ऑक्सीजन समृद्ध वायु को अंदर लेना किसके लिए? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालना ही क्या होता है? श्वसन होता है। अब श्वसन की हम बात करें तो श्वसन दो प्रकार का होता है। एक होता है साथियों वायवीय श्वसन, आप साथ साथ यहां से नोट कर सकते हैं। एक होता है वायवीय श्वसन और एक होता है साथियों अवायवीय श्वसन। श्वसन जो है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। अब बात करें हम वायवीय श्वसन की, तो देखिए वह ऐसा श्वसन जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण या ग्लूकोज का जो विघटन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किसकी उपस्थिति में हो? ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? वायवीय श्वसन कहेंगे। इसके अलावा बात करें हम अवायवीय श्वसन की, तो श्वसन ऐसा श्वसन जिसमें ग्लूकोज का विघटन या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन कहते हैं। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। वायवीय श्वसन की हम बात करें तो वायवीय श्वसन के दौरान जो ग्लूकोज होता है उसका विघटन जो है वो किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो इस प्रकार के श्वसन को हम क्या कहेंगे? वायवीय श्वसन कहेंगे। पाचन में हमने पढ़ा कि जो भी भोजन हमने ग्रहण किया है उसको पाचन तंत्र के द्वारा सरल पदार्थों में बदल दिया जाता है। जो भी कार्बोहाइड्रेट हमने खाया है उसको आपकी छोटी आंत के द्वारा ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। इसके अलावा जो भी प्रोटीन आपने खाया है उसको अमीनो अम्ल में बदल दिया जाता है छोटी आंत के द्वारा। तो ये जो पोषक तत्व है जो छोटी आंत ने सरल पदार्थों में बदल दिए, वो छोटी आंत इन सभी पोषक तत्वों को क्या करेगी? अब्सॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, और अवशोषित करके इनको रक्त में मिला देती है। रक्त के द्वारा ये पोषक तत्व यानी कि ग्लूकोज कहाँ पे जाएगा? आपकी कोशिका में जाएगा, और कोशिका में इस ग्लूकोज को क्या मिलेगी? ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन से क्या करेगा? क्रिया करेगा। इस प्रकार से ग्लूकोज का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा कोशिका के अंदर। तो देखिए ग्लूकोज जैसे ही ऑक्सीजन से क्या करेगा? क्रिया करेगा। ग्लूकोज जैसे ही ऑक्सीजन से क्या करेगा? क्रिया करेगा। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? किसमें ब्रेक हो जाएगा? पाइरूवेट में। आप यहां से नोट करते जाएं, किसमें ब्रेक हो जाएगा? पाइरूवेट के अंदर। तो ये जो प्रोसेस है वो कहां पे होती है? कोशिका द्रव्य के अंदर। आप साथ साथ नोट करते जाएं। ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके किसमें ब्रेक होता है? पाइरूवेट में ब्रेक होता है। और ये जो प्रोसेस है साथियों वो कहां पे होती है? कोशिका द्रव्य में। उसके बाद ये जो पाइरूवेट है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसमें ब्रेक होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जो पाइरूवेट है ये किसमें टूट जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी के फॉर्म में क्या निकलेगी? ऊर्जा बाहर निकलेगी। एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्रायोफॉस्फेट। तो ये जो प्रोसेस है ये कहां पे होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये प्रोसेस कहां पे होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो आप यहां से नोट करें कि ग्लूकोज का पाइरूवेट में ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन कहां पे होता है? कोशिका द्रव्य के अंदर। और पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी के रूप में जो एनर्जी बाहर निकलती है, तो पाइरूवेट का विखंडन कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, आप यहां से नोट करते जाएं। ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन कोशिका द्रव्य में, जबकि पाइरूवेट का विखंडन कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, जिससे आपको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो इस प्रकार का जो श्वसन है ये क्या कहलाएगा? वायवीय श्वसन कहलाएगा, जिसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो उस प्रकार के श्वसन को हम क्या कहेंगे? वायवीय श्वसन कहेंगे। आगे हम बात करें अवायवीय श्वसन की, तो देखिए ग्लूकोज का विखंडन यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उस श्वसन को हम क्या कहेंगे? अवायवीय श्वसन कहेंगे। दोस्तों, मानव शरीर की हम बात करें तो मानव शरीर में वायवीय और अवायवीय दोनों प्रकार का श्वसन होता है। अब वायवीय श्वसन की हम बात करें तो कब होता है अवायवीय श्वसन? तो देखिए जब हम ज्यादा
वर्क करते हैं, ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, इसके अलावा हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो उस समय आपके शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है, ज्यादा होती है। और उस कंडीशन में आपका जो शरीर है वो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपके शरीर के अंदर ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होने लगता है, ब्रेक होने लगता है, विघटित होने लगता है। तो इस कंडीशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किस में ब्रेक हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। किस में ब्रेक हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में ब्रेक हो जाएगा। और ये लैक्टिक एसिड आपकी जो मसल्स होती हैं उनमें जमा होने लगता है, जिसकी वजह से आपको थकान आती है, इसके अलावा क्रैम्प होता है, इसके अलावा या मैं ये कह सकता हूं कि जो मसल्स है उनमें पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो मानव शरीर में क्रैम्प का क्या कारण है, तो क्रैम्प का कारण है साथियों कि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ब्रेक होता है तो ये किस में ब्रेक होता है, लैक्टिक एसिड में। और ये लैक्टिक एसिड आपकी मांसपेशियों में क्या होगा, जमा होने लगेगा, जिससे आपकी मांसपेशियों में दर्द होने लगेगा, इसके अलावा आपको थकान होगी। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज किस में ब्रेक होगा, लैक्टिक एसिड में। आप यहां से नोट करते जाएं, किस में ब्रेक होगा साथियों, लैक्टिक अम्ल में। आगे हम बात करें तो कुछ ऑर्गेनिज्म है, कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनमें अवायवीय श्वसन पाया जाता है, जैसे कि यीस्ट। यीस्ट की हम बात करें तो यीस्ट जो होते हैं उनमें ग्लूकोज का जो विखंडन है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और यीस्ट के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज जो है वो किसमें टूट जाएगा, एथेनॉल में। किसमें टूट जाएगा, एथेनॉल में टूट जाएगा। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। तो यहां से आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि मनुष्य के अलावा कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें ग्लूकोज का जो विखंडन है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। मनुष्य में ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसमें होता है, लैक्टिक एसिड में। और यदि हम यीस्ट की बात करें तो यीस्ट में ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, किसमें, एथेनॉल में। इसका यूज हम शराब बनाने के लिए करते हैं। इस विधि को क्या कहेंगे, फर्मेंटेशन या फिर किण्वन कहेंगे। आगे हम बात करें साथियों मानव श्वसन तंत्र की, तो देखिए मानव श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल हैं उनको आप यहां से नोट कर सकते हैं। एक है साथियों नासा द्वार। इसके अलावा सेकंड की हम बात करें तो मुख गुहा, पाचन तंत्र में भी हम इनको पढ़ चुके हैं, मुख गुहा। इसके अलावा ग्रसनी, ग्रसनी के अलावा अगला नोट करें श्वास नली, श्वास नली। इसके अलावा श्वसनी। और नेक्स्ट है साथियों श्वसनिका, श्वसनिका। और इसके अलावा हम बात करें श्वसनिका के अलावा तो आप यहां से नोट करें कूपिकाएं, कूपिकाएं। इसके अलावा दो आपके फेफड़े हैं, इसके अलावा ये जो है वो क्या होता है, डायफ्राम होता है। तो ये अंग शामिल होते हैं आपके श्वसन तंत्र के अंदर। अब बात करें श्वसन तंत्र की बनावट और इसकी कार्यविधि की, तो देखिए श्वसन तंत्र का जो प्रारंभिक अंग होता है, प्राथमिक अंग होता है, वो एक जोड़ी नासा द्वार के रूप में शरीर से बाहर स्थित होता है। इसके अलावा मुख गुहा जो है वो श्वसन तंत्र का द्वितीयक अंग होता है। का जो नासा द्वार है, इसके अलावा मुख गुहा ये किससे कनेक्ट होती है, ग्रसनी से कनेक्ट होती है। तो इस प्रकार से नासा द्वार और मुख गुहा कहाँ पे आके खुलती है, ग्रसनी में। फिर ग्रसनी किससे कनेक्ट होती है, आपकी श्वास नली से। और श्वास नली आपकी वक्ष गुहा में जाकर के दो भागों में क्या होती है, विभाजित हो जाती है। और इन दोनों भागों को हम क्या कहेंगे, श्वसनी कहेंगे। क्या कहेंगे, श्वसनी। अब श्वसनी अपने अपने जो फेफड़े हैं, अपने अपने साइड के जो फेफड़े हैं उनमें प्रवेश करती है और बार बार क्या होती है, डिवाइड होती है, विभाजित होती है। और विभाजित होकर के क्या बनाती है, श्वसनिकाएं बनाती हैं। आगे देखिए साथियों, श्वसनिकाएं भी क्या होती हैं, बार बार विभाजित होती हैं और विभाजित होकर के एक पेड़ जैसी संरचना बनाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कूपिकाएं कहते हैं। फेफड़े जो है उनकी हम बात करें तो आपके शरीर में फेफड़ों की जो संख्या है वो कितनी होती है, 2 होती है। फेफड़े स्पंजी उत्तकों के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, स्पंजी उत्तकों के बने होते हैं। इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, गुलाबी होता है। कैसे रंग के होते हैं फेफड़े, गुलाबी रंग के होते हैं। इनके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को हम कहते हैं प्लूरा। क्या कहते हैं, प्लूरा, जो इसकी बाहरी आघातों से क्या करती है, रक्षा करती है। आगे हम बात करें कि फेफड़े किस पे टिके होते हैं, डायफ्राम पे टिके होते हैं। किस पे टिके होते हैं साथियों, डायफ्राम पे टिके होते हैं। तो ये आपके श्वसन तंत्र में जो अंग शामिल हैं उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अब इस बात करें इसकी कार्यविधि की, तो देखिए ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना क्या होता है, अंतःश्वसन होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालना क्या होता है, बहिर्श्वसन होता है। अंतःश्वसन के दौरान
अंतर श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का अंदर लेना किसके द्वारा होता है? नासा द्वार के द्वारा होता है। और याद रखिए साथियों, ये जो कार्य है वो नासा द्वार के द्वारा होता है, लेकिन अंतर श्वसन जो है वो आप मुख गुहा के द्वारा भी कर सकते हैं। लेकिन नासा द्वार के द्वारा जो वायु आपने ग्रहण की है वो मुख गुहा के द्वारा ग्रहण की गई वायु की तुलना में ज्यादा शुद्ध होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपके नासा द्वार में क्या होते हैं? बाल पाए जाते हैं, पतले बाल पाए जाते हैं, जो डस्ट पार्टिकल, धूल मिट्टी के कण हैं उनको आपके फेफड़ों में जाने से रोकते हैं। इसलिए नासा द्वार द्वारा ग्रहण की गई वायु मुख गुहा द्वारा ग्रहण की गई वायु की तुलना में क्या होती है? ज्यादा शुद्ध होती है। फिर आपने जो वायु ग्रहण की है वो नासा द्वार से होती हुई कहाँ पे पहुंचती है? ग्रसनी में। ग्रसनी से कहाँ पे आएगी? श्वास नली में। श्वास नली आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग कितनी होती है? 5 इंच लंबी नली होती है, जिसमें सी आकार के कार्टिलेज होते हैं, जो जिनका मुख्य कार्य होता है श्वास नली को चिपकने से रोकना। तो श्वास नली जो है इसमें वायु प्रवेश करने के बाद ये कहाँ पे आएगी? आपकी श्वसनी में आएगी। और श्वसनी से कहाँ पे आती है? श्वसनिकाओं में। और श्वसनिकाओं से कहाँ पे जाती है? कुपिकाओं में। अब कुपिकाएं जो है वो आपकी असंख्य रुधिर वाहिनियों से जुड़ी होती हैं, और जैसे ही आपकी ऑक्सीजन जो है वो कुपिकाओं में पहुंचती है अंतर श्वसन के दौरान, तो ऑक्सीजन का दबाव अधिक होने की वजह से आपका रक्त जो है वो ऑक्सीजन को क्या करता है? ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करके इसको प्रत्येक कोशिका में पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही कोशिका के अंदर ग्लूकोज का विघटन होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, तो उस दौरान क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त में मिलकर के कहाँ पे आती है? आपकी कुपिकाओं में आती है, और कुपिकाओं के द्वारा उसको बहिःश्वसन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये एक छोटी सी प्रोसेस है मानव के अंदर श्वसन की। आगे बात करें हम डायफ्राम की, तो डायफ्राम जिसपे फेफड़े आपके टिके होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? डायफ्राम कहेंगे। अब श्वसन के दौरान, अंतर श्वसन और बहिःश्वसन के दौरान आपके जो वक्ष गुहा है, आपकी जो डायफ्राम है, वो किस तरह से गति करती है, ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही हम एयर को अंदर लेंगे, ऑक्सीजन समृद्ध वायु को हम अंदर लेंगे, तो उसको अंतर श्वसन हम कहते हैं। अंतर श्वसन के दौरान जैसे ही वायु को अंदर लेते हैं तो आपकी वक्ष गुहा किधर गति करेगी? बाहर की ओर गति करेगी। क्योंकि जैसे ही एयर को हम अंदर लेंगे आपके फेफड़ों का आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो आपकी वक्ष गुहा किधर गति करेगी? बाहर की ओर। लेकिन जैसे ही आपने अंदर वायु को लिया तो आपके फेफड़ों का आयतन क्या हो गया? बढ़ गया, जिससे डायफ्राम पे क्या होगा? प्रेशर क्रिएट होगा, दबाव बनेगा। तो डायफ्राम किधर गति करेगी? नीचे की ओर। तो याद रखिए साथियों, अंतर श्वसन के दौरान डायफ्राम किधर गति करेगा? नीचे की ओर, जबकि वक्ष गुहा किधर गति करेगी? बाहर की ओर। और बात करें हम बहिःश्वसन की, तो बहिःश्वसन के दौरान आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालोगे तो आपके फेफड़ों का जो आयतन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आपकी वक्ष गुहा अंदर की ओर गति करेगी, और आपकी डायफ्राम जो है वो किधर गति करेगी? ऊपर की ओर। तो याद रखें, अंतर श्वसन के दौरान आपकी वक्ष गुहा बाहर की ओर और डायफ्राम नीचे की ओर गति करती है। जबकि बात करें हम बहिःश्वसन की, तो बहिःश्वसन के दौरान आपकी वक्ष गुहा अंदर की ओर और आपकी डायफ्राम ऊपर की ओर क्या करती है? गति करती है। तो इस प्रकार से श्वसन तंत्र को हमने विस्तार से पढ़ा। तो आज के लिए साथियों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।